नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक देवांगन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग काकतीय वंश पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं काकतीय वंश के इतिहास को। तो काकतीय वंश का इतिहास दोस्तों, मतलब जो बस्तर में आया वो कैसे आया ये हम लोग देखेंगे कि काकतीय जो है हमारा जो क्षेत्रीय राजवंश नहीं है, वो एक पहले भारत में राज किया। उसके बाद वहां से वो आगे कर आए और यहाँ हमारे जो शासक थे छिंदक नागवंशी, उन लोग को हराकर यहाँ फिर शासन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इनका जो इतिहास था वो कैसे था। तो पहले ये देखते हैं कि इन लोग कौन थे और कहां से आए थे। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, उसको आप लोग याद रखना। इसमें क्या है, आपका इंटरेस्ट जो है हिस्ट्री में बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काकतीय वंश जो है एक राष्ट्रीय राजवंश था जो दक्षिण भारत में था, और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी वारंगल। तो वारंगल में इन लोग शासन करते थे। ठीक है, और वहां का एक शासक था गणपति वारंगल का शासक था, काकतीय शासक था दोस्तों। और इनका जो है कोई मतलब पुत्र संतान में इनका पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। इनकी एक पुत्री थी, वो थी रुद्रमा। आप लोग ने रुद्रमा देवी का मूवी देखा ही होगा साउथ का, वो यही थे। तो ये इनकी एक पुत्री थी रुद्रम्बा। ठीक है, तो इनके पुत्र नहीं थे तो इनका जो शासन है रुद्रम्बा देवी ही संभालती है। तो रुद्रम्बा देवी अपने टाइम पे जब ये शासन करती है, ये करती है 1261 से 1293 के आसपास, ये यहाँ वारंगल में शासन करती है। तो इनका जो है इनका भी पुत्र नहीं होता, इनकी भी एक बेटी होती है, उनका नाम होता है ममडम्बा। इनकी एक बेटी होती है ममडम्बा। ठीक है, इनका जो विवाह होता है वो होता है महादेव नामक एक राजा से। ठीक है, महादेव नामक एक राजा से इनका विवाह होता है। और इस ममडम्बा की दो पुत्र और एक पुत्री होती है। उनका नाम होता है, एक का नाम होता है प्रताप रुद्रदेव, और एक होती है रैला देवी, और एक होते हैं हमारे बस्तर में काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव। तो इनके टाइम पे होता क्या है दोस्तों, ये जो रुद्रम्बा देवी रहती है, तो इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता। तो ये अपनी बेटी ममडम्बा के बड़े पुत्र जो रहते हैं प्रताप रुद्रदेव को, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव को ये गोद लेती है। ठीक है, और यहाँ वारंगल में इनको शासन सौंप देती है। ठीक है, अपने मतलब मृत्यु के पहले इनको शासन सौंप देती है। तो ये प्रताप रुद्रदेव जो है वारंगल से काकतीय वंश से शासन करते हैं। एक्चुअली में ये काकतीय वंश से होते नहीं है, लेकिन ये गोद लेती है, तो गोद प्रथा के कारण ये काकतीय कहलाते हैं। ठीक है, फिर ये गोद लेने के बाद वहां शासन करते हैं। फिर शासन करने के बाद क्या होता है, इनका जो शासन काल होता है लगभग होता है 1309-10 के आसपास। ठीक है दोस्तों, 1309-10 के आसपास भारत में कौन शासन करते रहता है, तो करते रहता है अलाउद्दीन खिलजी वंश का रहता है। ठीक है, खिलजी वंश शासन करते रहता है। तो खिलजी वंश शासन करते रहते हैं, तो उस टाइम जो उन लोग खिलजी लोग क्या है, दक्षिण अभियान चलते रहता है, दक्षिण विजय अभियान। तो दक्षिण विजय अभियान के तहत अलाउद्दीन जो खिलजी रहता है वो मलिक काफूर को जो है दक्षिण विजय के लिए भेजे रहते हैं। तो वो क्या है, उधर से देवगिरी को जीतते हुए यहाँ कहाँ आते हैं, वारंगल। तो वारंगल वो लोग आते हैं। फिर जो प्रताप रुद्रदेव है वो उतना मतलब सक्षम नहीं रहता कि वो उन लोग से युद्ध कर सके, क्योंकि खिलजी जो है अपने आप में ही मतलब एक बड़ा साम्राज्य रहता है ना। भारत का एक राष्ट्रीय साम्राज्य है जो दिल्ली से शासन करते हैं, उन लोग का जो ताकत है इन लोग से बहुत ज्यादा रहता है, और सेना भी बहुत बड़ी रहती है। तो ये क्या करते हैं, प्रताप रुद्रदेव जो रहता है वो डर जाता है, और वो क्या करता है, अपना हार स्वीकार कर लेता है, और सोने की मूर्ति बनाकर उसमें जंजीर डाल के, है ना, मलिक काफूर को दिल्ली ले जाने के लिए सौंप देता है। और उसके साथ ही साथ 100 हाथी और 700 घोड़े भी उन लोग को, और अपार धन संपत्ति दे देता है। और जो है वारंगल जो है उन लोग का करद राज्य बन जाता है। वो जो है कर देने स्वीकार कर लेता है कि वो हर साल खिलजी लोग को कर देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ 1909-10 का बात तो ठीक है। उसके बाद जब 1309-10 का बात तो ठीक है। उसके बाद जब 1320-25 के आसपास यहाँ किसका शासन आता है, तुगलक वंश का।
तो तुगलक वंश के शासक जो रहते हैं गयासुद्दीन तुगलक, तो वो भी दक्षिण में आक्रमण करते हैं और पूरा दक्षिण क्षेत्र में जो रहता है वारंगल साम्राज्य, उनको नष्ट कर देते हैं पूरा, है ना। तो इन लोग का जो शक्ति है वो छीण हो जाता है और इन लोग इधर उधर भागने लगते हैं अपना, मतलब उन लोग का तो राज्य छीन जाता है, तो कहीं और दूसरा राज्य देखते हैं या फिर कहीं छुपने का ठिकाना देखते हैं रहने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ये जैसे अपन भारत का नक्शा बना लिए, तो ये है छत्तीसगढ़ और यहाँ इन लोग का दक्षिण भारत में तेलंगाना वारंगल में शासन रहता है ना, वारंगल, ठीक है, वारंगल में शासन रहता है। तो यहाँ इन लोग आक्रमण करते हैं ना, तो यहाँ छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है इधर इन लोग प्रवेश करते हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग में है जो शासन चलते रहता है उस टाइम वो चलते रहता है छिंदक नागवंश का, यहाँ शासन चलते रहता है छिंदक नागवंश, ठीक है। तो छिंदक नागवंश लोग का शासन चलते रहता है और उस टाइम यहाँ के शासक कौन रहते हैं, हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव यहाँ के शासक रहते हैं। तो जो वारंगल के शासक रहते हैं वो रहते हैं प्रताप रुद्र देव। तो वो भले ही राष्ट्रीय राजवंश की तुलना में कम शक्तिशाली रहते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय राजवंश जो रहते हैं, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रीय राजवंश है उसके मुकाबले वो काफी बड़े रहते हैं। तो यहाँ जाके उन लोग जीत जाते हैं। तो वहां जीतने के बाद ये जो प्रताप रुद्र देव है कुछ टाइम तक रहता है वहां, फिर भग के आ जाता है, फिर वापस कहा वारंगल। लेकिन वारंगल में आते ही उनका कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाता है। तो इनका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता, तो इनके जो अनुज होते हैं अन्नम देव, वो फिर राजा बनते हैं। तो अन्नम देव जब राजा बनते हैं वही लगभग 1323-24 के आसपास, 1323-24 के आसपास जब अन्नम देव राजा बनते हैं, तो ये सीधा बस्तर की ओर प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ के जो शासक रहते हैं हरिश्चंद्र देव, उनको पूरी तरह से हराकर जो है इन लोग वहां काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा बस्तर में काकतीय वंश साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, मतलब काकतीय वंश की स्थापना कैसे हुई। एक छोटा सा इसका एक मैं माइंड में तैयार कर दी हूँ आप लोग के, है ना। अब उसके बाद हम लोग काकतीय वंश के राजा को एक एक करके देखेंगे कि कैसे इन लोग शासन किए दोस्तों, है ना। तो इसको अगर नोट करना चाहो तो कर लो, इसको ऐसे क्या नोट करोगे, बाकी जो कहानी मैं बताया हूँ वो अपने दिमाग में याद रखना। उसके बाद राजा का एक कोड बताऊंगा, फिर एक एक करके हम लोग राजा देखते जाएंगे कौन सा राजा ने यहाँ क्या क्या काम करवाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले हम लोग काकतीय वंश के राजा का जो नाम है वो याद कर लेते हैं। मैं उसका कोड जो है व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा, उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, लाइन बाय लाइन याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद उसी में से हम राजा का नाम उठाते जाऊंगा और उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो पहले देखते हैं राजा का नाम का जो कोड है वो अन्न हमीर भैरव पुरुष जय नर प्रताप जगदीश। ठीक है, फिर है वीर दिक्पाल राज चंदेल दल अजमेर की जीत। दम है भू भैरम के रुद्र प्रताप में कह प्रफुल्ल प्रवीर। ठीक, विजय भारत में कमल की देखो नई तस्वीर। ये रहा दोस्तों राजा का कोड। ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे अन्न से अन्नम देव, हमीर से हमीर देव, भैरव से भैरव देव, पुरुष से पुरुषोत्तम देव, जय से जयसिंह देव, न से नरसिंह देव, प्रताप से प्रताप राज देव, ऐसे करके पूरा राजा का ये नाम है। जब मैं बताते जाऊंगा तो आप लोग मिला लेना किस किस राजा का नाम इसमें आया है। ठीक है, एक्चुअली तो इसमें पूरा ही राजा का नाम है, कुछ ये लास्ट में है ना वही बस थोड़ा है, जैसे विजय चंद्र भंजदेव, भारत से भरत चंद्र भंजदेव, कमल से कमल चंद्र भंजदेव, ये अभी चल रहे हैं, है ना।
कुछ दिन पहले ये हमारे युवा संघ के अध्यक्ष भी थे, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग राजा को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब एक एक करके राजाओं के नाम देखते हैं। तो पहला जो शासक हुए वे थे अन्नम देव। अन्नम देव, इनका जो शासन काल था लगभग 1324 से 1369 के आसपास तक था। ठीक है, सभी राजा का जो है काल याद नहीं रखना है, जिनका जिनका मैं बताऊंगा उन्हीं का बस रखना है। ठीक है, तो अन्नम देव का जो काल था 1324 से लेकर 1369 तक का था, है ना। अब इन्होंने क्या क्या कार्य किए, जब ये राजा बने तो पहले क्या करेंगे, राजधानी देखेंगे कि अपना जो राजधानी क्या बनाए। तो इन्होंने अपना राजधानी क्या बनाया, इन्होंने अपना राजधानी बनाया मंदोता को, मंदोता। ठीक है, अब ठीक है, मंदोता राजधानी बनाई। अब जब भी राजा आते हैं तो अपना कुल देवी साथ लेके आते हैं। तो कुल देवी साथ लेके आए तो कुल देवी मतलब कुल देवी के मंदिर की स्थापना की, वो की शंखनी डंखनी नदी के तट पे मां दंतेश्वरी की। तो ये कुल देवी दंतेश्वरी, और कहा, तो तलारा ग्राम। और ये कहाँ है, शंखनी डंकनी नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, यही शंखनी नदी को जो है हम लोग सबसे प्रदूषित नदी के नाम से जानते हैं। और ये क्यों, क्योंकि इनका जो उद्गम स्थल है वो है बैलाडीला का पहाड़, और बैलाडीला के पहाड़ से जो है लव अयस्क आता है ना, तो इससे इसका जल जो है रक्ताभ रहता है, इसलिए इसको सबसे प्रदूषित नदी कहते हैं। हालांकि मैं अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप लोगों का काम आ जाएगा। ठीक है, तो कुल देवी हो गए दंतेश्वरी मैया। अब इनकी पत्नी का नाम है सोन कुंवर चंदेलिनी। तो राजधानी हो गया मंदोता, कुल देवी होगी दंतेश्वरी, पत्नी हो गई सोन कुंवर, है ना। अब ये जो है इसके जो राजा हुए, है ना, इनका जो है अभिलेख जो है मिलता है दंतेवाड़ा अभिलेख से। इनकी जो जानकारी मिलती है वो दंतेवाड़ा अभिलेख से मिलती है। तो जानकारी दंतेवाड़ा अभिलेख से। तो इतना इंफॉर्मेशन दोस्तों अन्नम देव में हमको याद करना है। ठीक है, इसके बाद अगला राजा हुआ हामिर देव। ठीक है, क्या है, हामिर देव। इनका हमें याद है, वो इनका जो है हमें टाइम पीरियड याद नहीं करना है। इनका जो है कुछ मैं बता देता हूं। इनका जो है एक और नाम रहता है ना, अन्य नाम। तो अन्य नाम जो रहता है दोस्तों वो है एमी राजदेव। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट, है ना। हमीर देव का एक और अन्य नाम क्या था, एमी राजदेव। और जो है इनकी जो पत्नी रहती है, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था श्याम कुंवर बघेलिन। श्याम कुंवर याद रखना, बघेलिन याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और इसका जो है एक इनकी जो है जानकारी मिलता है वो मिलता है उड़ीसा से। उड़ीसा से कहीं कहीं पर हमीर देव का नाम जो है उल्लेख है। उड़ीसा में जो अभिलेख मिले हैं, उड़ीसा वो लोग उड़ीसा के लोग पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। तो उड़ीसा के अभिलेख में कहीं कहीं से इनका जो है नाम मिलता है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले राजा की ओर चलते हैं। अब दोस्तों इनके बाद जो आता है, हम लोग देखिए अन्नम देव, हामिर देव। अब देखेंगे पुरुषोत्तम देव। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप लोग सभी जानते हैं, इनके टाइम पे ही गुंचा पर्व चालू हुआ, है ना। तो इनका जो है फैक्ट देखते हैं। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कंचन कुंवर बघेलिन। कंचन कुंवर बघेलिन, ठीक है। और इन्होंने जो है पैदल बस्तर से लेके पुरी तक की यात्रा की थी, पैदल ही यात्रा की थी। तो वहां के जो राजा थे, तो जब वहां से वापस होते हैं पुरी से, तो वहां के जो राजा होते हैं इनको जो है 16 पहिया वाला रथ देते हैं, ठीक है, और रथपति की उपाधि देते हैं। तो जो यहां लिख लेते हैं, पुरी की पैदल यात्रा
ठीक है। फिर पुरी के राजा द्वारा 16 पहिए वाला रथ भेंट किया गया। ठीक है। और रथपति की उपाधि दी। ठीक है। और ये जब वहां से वापस आते हैं, ठीक है, वहां से वापस आते हैं पुरी से, तो यहाँ पास गोंचा पर्व मनाना स्टार्ट करते हैं, गोंचा पर्व। ठीक है, गोंचा है। और इन्हीं के टाइम पे दोस्तों मड़ई जो मेला स्टार्ट होता है, मड़ई मेला बस्तर में स्टार्ट होता है। तो इतना इंफॉर्मेशन हमको इसमें याद के बाद है दोस्तों, जो राजा उनका नाम है प्रताप राजदेव। ठीक है। अब ये प्रताप राजदेव के समय जो है, एक दक्षिण भारत के जो एक राजवंश होते हैं, है ना, गोलकुंडा के जो शासक होते हैं, उनका नाम था कुली कुतुब शाह। तो उनका जो है आक्रमण होता है, तो इनको याद रखेंगे, कुली कुतुब शाह का आक्रमण। कुली कुतुब शाह का आक्रमण होता है और ये जो है हार जाते हैं। ठीक है, हार जाते हैं मतलब प्रताप राजदेव जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। तो जब ये हारते हैं ना, तो इनका जो है दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है कि मैं कैसे हार गया। तो अब ये किसी न किसी तरह से प्रताप राजदेव को हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जाते हैं अहमदनगर के शासक मलिक अंवर के पास। ठीक है, मलिक अंवर के पास जाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि आप जो है प्रताप राजदेव पर आक्रमण कीजिए, है ना, उन लोग के पास बहुत सारा धन है, वैसे करके उनको भड़काते हैं आक्रमण करने के लिए। तो जो मलिक अंवर है ना, वो जो है जयपुर के तरफ से आक्रमण करते हैं और वहां का जो कुछ क्षेत्र है उनको जो है कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से वो डायरेक्ट नहीं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से हानि नहीं पहुंचा सकता, तो किसी के माध्यम से हानि पहुंचाता है। तो इनके बारे में बस यही याद रखना कि कुली कुतुब शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनके बाद आते हैं वीर सिंह देव। ठीक है, इनके बाद है वीर सिंह देव। इनके टाइम पे हमको एक चीज बस याद रखना है, वो याद रखना है, राजपुर किले का निर्माण करवाया। ठीक है, राजपुर किले का निर्माण करवाया। एक पुरुषोत्तम देव में दोस्तों एक चीज छूट गया था, सॉरी, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो उसमें एक आप लिख लेना, थोड़ा जगह होगा तो, पुरुषोत्तम देव इन्होंने जो है राजधानी परिवर्तन किया था। पहले क्या था, मंदोता था, और इन्होंने राजधानी परिवर्तन करके चक्रकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसको आप लोग एक साइड में नोट कर लीजिए। ठीक है, पुरुषोत्तम देव के टाइम पे, है ना। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद देखेंगे दिक्पाल देव। ठीक है, तो दिक्पाल देव में हमको बस एक चीज याद रखना है, इन्हीं के टाइम पे जो है राजधानी परिवर्तन हुआ चक्रकोट से बस्तर, है ना। इसके बाद जो शासक हुए दोस्तों, उनका नाम था राजपाल देव। तो राजपाल देव में हमको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, तो वो रखना है दोस्तों, इनको ही प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती बोलते थे, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। ठीक है, और इनका जो विवाह है दो रानियों से हुआ था। ठीक है, विवाह 2 रानियों से हुआ था, एक थी चंदेलिन और एक थी बघेलिन। तो बघेलिन से जो पुत्र हुआ वो था दखनी सिंह, और चंदेलिन से 2 पुत्र हुए, एक हुए दलपत देव, ये हमारे अगले राजा होंगे, और एक थे प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, तो राजपाल देव के 3 बेटे हुए। ठीक, और तीनों बेटों में जो दलपत देव होता है वो राजा बनता है। लेकिन इससे पहले एक घटना ये हो जाता है कि जब राजपाल देव की मृत्यु होती है तो ये सब छोटे छोटे रहते हैं। तो चंदेलिन जो है इनका एक भाई रहता है। ठीक है, उनको बोलते हैं चंदेल मामा।
नाम सुना ही होगा, चंदेल मामा, ठीक है। तो इनका एक भाई रहता है चंदेल मामा, तो वो जो है शासन को हथिया लेते हैं, ठीक है। तो लगभग 10 वर्ष तक ये शासन करते हैं। तो इनके बाद हमको क्या पढ़ना है, चंदेल मामा, चंदेल मामा। इनका जो शासन रहता है लगभग रहता है 1721 से लेके 1731 तक इनका शासन रहता है, ठीक है। और ये जो एक बाहरी आदमी था, ये काकतीय वंश का नहीं था, ये एक बाहरी आदमी था जो आके यहाँ शासन किया। तो इनसे शासन जो है दलपत देव कैसे छीनते हैं, तो दलपत देव जो होते हैं वो क्या करते हैं, राखी के दिन अपनी माता श्री का भेंट लेके, मतलब राखी लेके जाते हैं किनके राज दरबार में, चंदेल मामा के दरबार में, और उनको ना धोखे से चाकू मारकर उनकी हत्या कर देते हैं और अपना जो है शासन मतलब प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको याद रखना कि दलपत देव ने राखी के दिन, या रक्षाबंधन भी बोल सकते हैं, रक्षाबंधन ही लिख लो, रक्षाबंधन के दिन हत्या कर शासन को प्राप्त किया, ठीक है दोस्तों। तो इतना याद रखना है इसमें। उसके बाद हम लोग आएंगे दलपत देव में, ठीक है। तो इतना को नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों अब हम लोग देखेंगे दलपत देव। तो दलपत देव देखते हैं, दलपत देव, इनका जो है दोस्तों शासन काल रहता है 1731 में, जो चंदेल मामा की हत्या कर, है ना, 1774 के आसपास तक। तो इसमें हम लोग एक और घटना पैरेलल देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दलपत देव का शासन 1731 से 1774 तक था। तो इससे कुछ याद आ रहा है, 1774 से 1731 से 74 के बीच में क्या हुआ था, रतनपुर में जो कलचुरी शासक रहता है ना, रघुनाथ सिंह, उनके टाइम पे मराठा का आक्रमण हुआ था 1741 के आसपास, है ना। उसके बाद 1741 में जब भास्कर पंत इस क्षेत्र को जीत लेता है, उसके बाद जो है 1758 में बिंबा जी यहां शासन करने आते हैं, बिंबा जी शासन करने आते हैं। तो ये 1758 बस इसी के बीच का ही काल है। बिंबा जी यहाँ शासन करने आए, मराठा शासक। तो अब इनको हमको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, मराठा और जो है काकतीय वंश को साथ साथ, क्योंकि इनमें जो है संघर्ष होगा, अंग्रेज भी आएंगे इसके बाद। तो अंग्रेज, मराठा और काकतीय वंश को अब यहां से हमको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, इनके टाइम पे ये हुआ था कि इन्होंने अपने टाइम पे दलपत सागर नामक झील बनवाया था, दलपत सागर नामक झील का निर्माण करवाया, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे 1770 के आसपास मराठा शासक जो बिंबाजी भोसले हैं, उनके जो सेनापति रहते हैं नीलूपंत का आक्रमण हुआ, नीलूपंत का आक्रमण, ठीक है, 1770 में, ठीक। 1758 से लेकर 87 तक जो है बिंबाजी भोसले का शासन रहता है। तो उसी बीच नीलूपंत का आक्रमण होता है और ये क्या होते हैं, हार जाते हैं, ठीक। और बार बार इन लोग परेशान करते रहते हैं काकतीय राजवंश को। तो एक काम ये करता है कि राजधानी परिवर्तन कर लेता है। तो अभी क्या था, राजधानी बस्तर, तो बस्तर से राजधानी परिवर्तन कर जगदलपुर कर लेता है, ठीक है। दल से याद रखना दलपत देव, जगदलपुर को राजधानी बना लेता है, ठीक है। अब जगदलपुर को राजधानी बना लेता है, उसके बाद होता क्या है कि इनके जो है दो पुत्र होते हैं, पुत्र, ठीक है, दो। एक है अजमेर सिंह, नाम तो सुना ही होगा, और एक है दरिया देव, यही पूरा बेच खाया, ठीक है, बस्तर को। तो अजमेर सिंह जो है बड़े रहते हैं और दरिया देव छोटे रहते हैं। और छोटे लोग जानते हो दिमाग थोड़ा उटपटांग चलता है, तिकड़मबाज वाले ज्यादा होते हैं, छोटे भाई लोग, है ना।
तो ये जो दरियादेव है वो थोड़ा दिमाग वाला रहता है, मतलब मैं राजा बनूंगा मैं वाला रहता है ना। तो जैसे ही दलपत देव की मृत्यु होती है तो दरियादेव शासन को हथिया लेता है ना। फिर अजमेर सिंह आता है ना वापस, वो कहीं जाया रहता है, जब दलपत देव की मृत्यु होती है ना तो अजमेर सिंह कहीं जाया रहता है। तो जैसे ही पता चलता है ना तो वापस आता है, उतने में ये भाग जाता है डर के मारे कि आक्रमण कर देगा करके। फिर बनता है कौन, अजमेर सिंह जो है राजा बनता है। एक चीज और याद रखना दोस्तों, दलपत सिंह के टाइम पे, इन्हीं के समय में जो है बंजारों का जो है, बंजारों का बस्तर में प्रवेश होता है। वो जो नमक और गुड़ की जो सभ्यता है उनका जो विकास होता है। तो ये क्या होता है, बंजारों का बस्तर में नमक गुड़ की सभ्यता प्रारंभ। मतलब नमक गुड़ मत समझना, इससे इससे क्या होता है, बाहरी लोगों का बस्तर में प्रवेश आना जाना, ठीक है। तो बाहरी लोग जब बस्तर में आएंगे तो वहां की जो संस्कृति है उनसे छेड़छाड़ करेंगे, वहां के लोग को परेशान करेंगे, है ना। तो ये सभ्यता चालू होता है ना वहां, तो वहां के जो लोगों का है जो शोषण प्रारंभ होता है, ठीक है। इसको हम लोग वस्तु विनिमय भी बोल सकते हैं। यहाँ के जो बस्तर के जो बहुमूल्य वस्तु है उनके बदले में ये उनको नमक देते थे, गुड़ देते थे, है ना। जैसे आज हमारी सरकार वहां, जैसे हम लोग को जैसे शक्कर दे रही है 17 रुपए किलो में, तो वहां शक्कर के बजाय वहां गुड़ मिलता है। तो वैसे ही उस टाइम भी होता था, उन लोग से बहुमूल्य चीज लेते थे और उनके बदले में उनको नमक और गुड़ देते थे। तो यहाँ से जो है बस्तर का जो है शोषण या फिर बस्तर के राजवंशों का पतन चालू होता है धीरे धीरे करके। तो इतना को नोट कर लीजिए, फिर हम अजमेर सिंह पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अजमेर सिंह। इनको दोस्तों क्रांति का मसीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांति का मसीहा, बस्तर के क्रांति का मसीहा, क्रांति का मसीहा बोलते हैं। इन्हीं के टाइम पे जो है हलवा विद्रोह हुआ था। हलवा विद्रोह हुआ था इनके टाइम पे 1774 से 77 के आसपास हलवा विद्रोह। जब ये दोस्तों शासन करते रहते हैं तो इनका जो भाई बताया था दरियादेव, ये प्रचंड लालची प्रवृत्ति के होते हैं एकदम, ठीक है। लालची प्रवृत्ति के होते हैं और शासन की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तिगड़ी तैयार करते हैं। तो इसमें तिगड़ी में जो है ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन और मराठा शासक और जो है जयपुर नरेश विक्रमदेव, सॉरी, ये तीनों और ये चारों मिलकर क्या करते हैं, अजमेर सिंह को हरा देते हैं। तो अजमेर सिंह को हराते हैं ना दोस्तों, उसके बाद जो है बस्तर जो है मराठों के अधीन। अब देखते हैं दोस्तों दरियादेव। तो जैसे कि मैं बताया कि अजमेर सिंह को हराने के लिए मराठा, ब्रिटिश अधिकारी, जयपुर नरेश और दरियादेव ने कैसे प्रयास किए, तो इनके मदद किए, मतलब दरियादेव का मदद की उन लोग। तो दरियादेव जब राजा बनेगा तो उन लोग को कुछ देगा ना उसके बदले में, ऐसा तो नहीं है कि फोकट में सब कर देंगे, है ना। तो इनको देने के लिए एक संधि होती है जिसको बोलते हैं कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि ये दोस्तों हुआ था 6 अप्रैल 1778 को, ठीक है। 6 अप्रैल 1778 को हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या किसको किसको प्राप्त हुआ, तो पहले प्राप्त हुआ जयपुर नरेश को कोटपाड़ क्षेत्र प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो मराठा है, मराठा की तरफ से इस संधि में त्र्यंबक अबीर राव ने हिस्सा लिया था। ठीक है, त्र्यंबक अबीर राव ने हिस्सा लिया था और इन्होंने 59,000 वार्षिक टाकोली देने की शर्त को मान ली।
59,000 टाकोली देना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो बस्तर है, बस्तर क्या है, मराठों के अधीन हो गया। ठीक है, कुछ क्षेत्र चले गए। ठीक, इन्हीं के टाइम पे हलवा विद्रोह हुआ और इन्हीं के टाइम से फिर बस्तर में जो है, बस्तर के लोगों का जो है शोषण चालू हुआ। और जैसे ही बस्तर के लोगों का शोषण चालू होगा दोस्तों, तो उसके बाद धीरे 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 कर करके जितने भी विद्रोह होंगे इन्हीं के टाइम पे होंगे। और इन्हीं के टाइम पे एक फेमस और विद्रोह होता है, उसको बोलते हैं 1795 में भोपालपट्टनम का विद्रोह। भोपालपट्टनम का विद्रोह। भोपालपट्टनम का जो विद्रोह होता है दोस्तों, वो होता है जो अंग्रेजी अधिकारी रहता है ब्लंट करके एक, है ना, केटी ब्लंट करके एक रहता है ना, वो उनका जो बस्तर प्रवेश पर इन लोग प्रतिबंध लगाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग बस्तर में घुसने नहीं देंगे। तो उसके नाम पर मतलब उनके विरोध में ये जो विद्रोह होता है। ठीक है, ब्लंट के बस्तर प्रवेश पर, ब्लंट के बस्तर प्रवेश पर भोपालपट्टनम का विद्रोह होता है। तो इतना को नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे महिपाल देव। महिपाल देव का जो दोस्तों शासन के काल लगभग होता है 1800 से 1842। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सन जो है, डेट जो है इंपॉर्टेंट है इसका, है ना, कि हम लोग को डेट से ही कुछ चीजों को जोड़ना है। ठीक है, तो महिपाल देव के टाइम पे दोस्तों रतनपुर पे क्या घटना घटी थी कि 1818 में आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था, जिसमें अंग्रेज लोग जीते थे। ठीक है, तो आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध हुआ था और उसमें अंग्रेज लोग जीते थे, जिसमें सीताबर्डी की संधि हुई थी, है ना, और मराठा जो है अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। उसी टाइम दोस्तों जो रघुजी तृतीय रहते हैं, है ना, रघुजी तृतीय, रघु तृतीय, है ना, वो जो है अल्पवयस्क रहते हैं। तो 1830 से लेके 1818 से लेकर 1830 तक का जो शासन काल रहता है, ब्रिटिश अधीक्षकों का काल रहता है। तो उस टाइम दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसमें आंग्ल मराठा के अंतर्गत काकतीय शासक, क्योंकि ये मराठा के अधीन हो चुके हैं दरियादेव के समय से, है ना। तो अब जितने आएंगे आंग्ल मराठा होंगे, कुछ एक दो शासक हैं वो आंग्ल मराठा शासक कहलाएंगे। फिर 1853-54 के बाद से प्रत्यक्ष रूप से जो है ब्रिटिश शासन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग ब्रिटिश काल के अंतर्गत मराठा शासक देखेंगे, काकतीय शासक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी एक तरफ याद रखते चलना कि रतनपुर से क्या घटना हो रहा है, क्योंकि रतनपुर हेड ऑफिस है समझो काकतीय वंश का, क्योंकि ये तो उनके अधीन आ गए हैं। तो हमको उधर को भी देखते चलना है इसके साथ साथ कि वहां क्या घट रहा है और उसका असर हम लोग को यहाँ क्या पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो महिपाल देव में हम लोग देखते हैं। तो महिपाल देव के समय दोस्तों 1824-25 के आसपास बस्तर में जो है गेंद सिंह के नेतृत्व में दोस्तों होता है क्या, पैरलकोट विद्रोह 1824-25। ठीक है, पैरलकोट विद्रोह। तो पैरलकोट विद्रोह के जो नेता रहते हैं दोस्तों, या नेतृत्वकर्ता बोल सकते हैं, नेतृत्वकर्ता ही बोल देते हैं, नेता ज्यादा हो जाएगा, गेंद सिंह रहते हैं। तो अभी इसको इतना ही बताता हूं दोस्तों, इसका एक हम लोग अलग से टॉपिक करेंगे, जितना भी जनजाति विद्रोह होगा उसका। तो इसके टाइम पे और क्या हुआ था, तो महिपाल देव के टाइम पे महिपाल जो देव रहते हैं, तो इनके जो पिता क्या रहते हैं, दरियादेव। तो दरियादेव जो मराठों को 59,000 टाकोली देना स्वीकार किए रहते हैं, और महिपाल देव रहता है डेढ़ होशियार। वो बोलता है हम कौन, मैं नहीं देता टैक्स वैक्स, ऐसे करके एक डेढ़ साल से टैक्स देते ही नहीं। तो इस टाइम पे जो है 1800 के टाइम पे वेंको जी रहता है शासक। 1800 से लेके 1811 तक वेंको जी शासन करते रहते हैं। तो 1808-9 के आसपास ये जो है टाकोली देना बंद कर देते हैं। तो 1809 में रामचंद्र बाग को है जो है वेंको जी है वो भेजते हैं कि जा तो देख के आना कैसे उन लोग टाकोली नहीं भेज रहे हैं, और बताना क्या है उनको, है ना, देते हैं कि नहीं। तो जब ये जाते हैं ना तो बोलते हैं कि कोई टाकोली नहीं देंगे। तो ये जो है वहां आक्रमण करते हैं। तो सबसे शुरू बार तो ये हार जाते हैं, तो वापस आते हैं, फिर आक्रमण करते हैं, फिर वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो इनको फिर विवश होके कहीं ना कहीं विवश होके टाकोली देना पड़ता है। तो इनके पास उतना पैसा टाकोली देने के लिए रहता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जो सिहावा क्षेत्र है,
सिहावा क्षेत्र नागपुर शासन के अधीन, शासन के अधीन, सिहावा क्षेत्र को नागपुर शासन के अधीन कर देते हैं। ठीक है, अब टाकोली नहीं दे रहे हैं तो कुछ तो हर्जाना देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है मराठा शासक लोग को सिहावा क्षेत्र दे देते हैं। अब ये क्या होता है, इनके जो दो पुत्र होते हैं, एक होते हैं भूपाल देव जो हमारे नेक्स्ट हीरो हैं, और एक होते हैं दलगंजन सिंह। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग भूपाल देव को आगे देखेंगे। तो अब दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या, भूपाल देव। भूपाल देव, इनका जो शासनकाल था दोस्तों 1842 से लेके था 1853 तक। ठीक है, तो 1842 से लेकर 1853 तक की क्या घटना घटी वो हम देखते हैं। तो इनके टाइम पे जो है दो महत्वपूर्ण विद्रोह होंगे। ठीक है, उससे पहले क्या है कि जब भूपाल देव राजा बनते हैं तो जो है अपने भाई जो रहते हैं, बताया था अभी, दलगंजन सिंह को जो है तारापुर का जो है अधिकारी बना देता है। तारापुर को सौंप देता है, बोल देते हैं तारापुर को सौंप देता है, या फिर तारापुर में गवर्नर टाइप से नियुक्त कर देता है। और भूपाल देव से जो ज्यादा जनता में प्रचलित, जनता में ज्यादा, जनता जिनको ज्यादा प्यार करती है वो थे दलगंजन सिंह, है ना। तो ये डरते रहता है कि ये कभी विद्रोह ना कर दे मेरे खिलाफ, बस इसी डर में बेचारा आधा तो इसने पागल रहता है टेंशन के मारे, है ना। तो दलगंजन सिंह जो है इनके टाइम पे ना अंग्रेज अधिकारी इनके क्षेत्र में, जो तारापुर है उनके क्षेत्र में कर की वृद्धि कर देते हैं। तो ये जो है तारापुर विद्रोह कर देते हैं। तो इन्हीं के टाइम पे जो है तारापुर विद्रोह होता है। ठीक है, 1842 से लेके 53 तक क्या होगा, तारापुर विद्रोह। और नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, दलगंजन सिंह। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे एक और कार्यक्रम होता है, या फिर विद्रोह बोले तो 1842 से लेके 1864 तक मेरिया विद्रोह। ये मेरिया विद्रोह होता क्या है दोस्तों, कि मेरिया विद्रोह होता है कि जो मेरिया होते हैं उन लोग की बलि दी जाती है। इसको एक प्रकार से नर बलि प्रथा भी बोलते हैं। तो जो दंतेश्वरी माता मंदिर में जो है नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। तो इनके टाइम पे ना जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो नर बलि को समाप्त कर देते हैं कि अब से किसी नर का बलि नहीं दिया जाएगा। तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग का जो है रूढ़िवादी परंपरा रहता है कि हम लोग का जो संस्कृति है उनको इन लोग भ्रष्ट कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में इन लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। तो इनके कारण लोग विद्रोह कर देते कि हम लोग जो बलि है वो देते रहेंगे करके। तो इतना नोट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला राजा। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे भैरम देव। भैरम देव में 1853 से लेकर 1891। तो यहाँ देखो 1853 जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि जो है 1853 में जो है हमारे जो भारत है वो जो है वहाँ एक सबसे क्रूर शासक बोल सकते हैं जो रहते हैं, या फिर गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो उन्हीं का इस टाइम पे शासन काल था, और इनका एक फेमस रणनीति था हड़प नीति। तो जब राजा की मृत्यु होती है ना, तो ये जो शासन क्षेत्र जो रहता है काकती वंश का, तो उनको जो है हड़प कर अपने राज्य में मिला लेते हैं, है ना। तो अपने राज्य में मिला लेते हैं 1853 में। तो उसके बाद क्या होता है, भैरम देव बहुत ही अल्पवयस्क रहते हैं, 13 वर्ष के। तो इसको लिख लेते हैं, आजकल जो भी पूछता है कितने वर्ष का रहता है वाला क्वेश्चन आता ही है। 13 वर्ष की अल्प आयु में, 13 वर्ष की अल्प आयु में राजा बने। ठीक है, इनके टाइम पे दोस्तों 3 जो है फेमस विद्रोह होंगे। एक होगा लिंगागिरी विद्रोह, ये लगभग हुआ था 1856 के आसपास। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह था 1856 के आसपास। इसको बोलते हैं बस्तर का मुक्ति संग्राम। ठीक है, बस्तर का मुक्ति संग्राम बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हुआ था कोई विद्रोह, ये दोस्तों हुआ था 1859 में।
ठीक है, और एक हुआ था मूरिया विद्रोह। ये सब को हम लोग अलग से देखेंगे ना, इंपॉर्टेंट है ये है 1876 में। तो ये 3 विद्रोह दोस्तों भैरम देव के टाइम पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक और फेमस घटना होती है, वो होती है रानी चौरिस। रानी चौरिस की क्रोध, ठीक है। ये लगभग होता है 1872 से 78 के आसपास की घटना है। इसमें दोस्तों होता क्या है, बस्तर के जो राजा हैं, है ना, उनको 2 शादी करने का अनुमति रहता है, ठीक है। तो जो भैरम देव रहते हैं, वो जो है एक अंग्रेजी अधिकारी रहते हैं, फ्रेडर करके अंग्रेजी अधिकारी रहते हैं। उनके आदेश पर जो है एक मुस्लिम महिला नावाबाई से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो रानी रहती है राजकुंवर, ठीक है, तो उनका नाम था जुगराज कुंवर। तो जुगराज कुंवर करके एक रानी रहती है, उनकी बड़ी रानी, वो जो है एकदम क्रोधित हो जाती है कि जो आप जो हमारे संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं, 2 शादी है तो आप तीसरा शादी नहीं कर सकते। तो ये जो है जनता लोग के साथ मिलकर विद्रोह कर देते हैं और बोलते रानी जो है बोलती है या तो आप पत्नी को छोड़ो या तो शासन को छोड़ो। तो राजा विवश होकर फिर उसको छोड़ देते हैं, है ना, पत्नी को छोड़ देते हैं और शासन पर बैठे रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं जो दोस्तों रानी चौरिस की क्रोध, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि रानी की चौरिस की क्रोध क्या है, तो ये है रानी का गुस्सा भी बोल सकते हैं। और कौन किया था, तो जुगराज कुंवर देवी, ठीक है। ये राजा की पत्नी रहती है और ये लगभग 1872 से 78 के टाइम पे हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे रुद्र प्रताप देव, ठीक है। ये भी एक फेमस कैरेक्टर है। इनका जो है शासन दोस्तों वो है 1891 से लेके 1921 के आसपास तक, ठीक है। तो ये भी दोस्तों अपने पिता के ही टाइप बहुत ही अल्पकाल में रहते हैं। तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, लगभग 6 वर्ष के रहते हैं तो इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 6 वर्ष में तो अब शासन कर नहीं सकते, तो अंग्रेज अधिकारी एक तोड़ निकालते हैं कि यहाँ जो है अंग्रेज अधिकारी या फिर कोई नियुक्त कर देंगे, कौन, एक शासन को संभालने वाला, और वही यहाँ के शासन को संभालेंगे। तो अपने टाइम पे जब इनके पिताजी की मृत्यु होती है तो उसके टाइम पे जो यहाँ का दीवान रहता है वो रहता है आलमचंद्र। तो इसको चेंज करके अंग्रेज अधिकारी रामचंद्र को बना देते हैं दीवान, ठीक है। रामचंद्र को दीवान बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 1896-99 के आसपास 2 ब्रिटिश अधिकारी को यहाँ पर दीवान बना के भेजा जाता है। उनका नाम है फ्रेजर और गेयर, ठीक है। एक होता है फ्रेजर और एक होते हैं गेयर। तो इनको 1896 से 99 के आसपास इन लोग यहाँ के दीवान नियुक्त होते हैं और इन्होंने ही बस्तर में दोस्तों अनिवार्य शिक्षा लागू किया था। अनिवार्य शिक्षा, ये पूछता है दोस्तों क्वेश्चन में कि किस अधिकारी ने बस्तर में अनिवार्य शिक्षा लागू किया था, तो फ्रेजर एंड गेयर 1896 से 99 के आसपास, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, इन्हीं के टाइम पे एक दीवान नियुक्त होता है बैजनाथ पांडा करके, बैजनाथ पांडा। ये जो है दोस्तों बहुत ही मतलब जनजाति लोग को परेशान करने के लिए बहुत ही कुख्यात रहता है। और ये जो है बहुत वन में जनजाति लोग को घुसना जो भी है उन लोग को घुसना मना कर देता है। वन से लकड़ी नहीं काटना है, फल नहीं तोड़ना है, कोई भी सामान मतलब कोई भी कीमती वस्तु जो है मूल्यवान वस्तु उसको तोड़ना काटना बेचना नहीं है, उपयोग नहीं करना है। तो सब जितने भी बस्तरवासी रहते हैं वो इनसे बहुत परेशान रहते हैं। फिर उसके बाद 1809 के आसपास जो है रुद्र प्रताप देव सत्ता संभालते हैं। रुद्र प्रताप सत्ता पर आते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रत्यक्ष शासन बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष शासन करते हैं रुद्र प्रताप देव, ठीक है, 1809 में। और इन्होंने ही बस जगदलपुर को चौराहों का नगर बनाया, ठीक है। जगदलपुर को चौराहों का नगर बनाया, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं के टाइम पे चौराहों का नगर बना। और दोस्तों इन्हीं के टाइम पे जो है 1921 तक इनका शासन था। तो 1915-16 के आसपास जो है
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, मतलब पहला प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों की सहयोग की, तो इनको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी। सेंट ऑफ जेरूसलम की इनको उपाधि मिली, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे जो है घैटी पोनी करके एक कुप्रथा प्रचलित थी। घैटी पोनी, घैटी पोनी करके एक प्रथा थी, है ना, कुप्रथा बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति, मतलब यदि कोई पुरुष को उसकी स्त्री के साथ नहीं रहना है या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो वो जो है अपनी स्त्री को राजा के पास बेच देता था। फिर राजा उसकी बोली लगा के उसको जो भी जितने दाम में खरीदता था वो उसको खरीद के ले जाता था। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खराब कुप्रथा थी, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। तो ये उनके टाइम पे एक दाग धब्बा बोल सकते हैं कि ये जो रुद्र प्रताप देव है उनको ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन उस टाइम का ये प्रथा था, ठीक है। तो इतना इसमें है दोस्तों। और इनके टाइम पे एक फेमस विद्रोह हुआ था, वो था भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910 में, ठीक है। 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में भूमकाल विद्रोह हुआ था दोस्तों। तो इतने जो पॉइंट है इसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके बाद वाले जो शासक होंगे उसमें से प्रफुल्ला कुमारी देवी, प्रफुल्ला कुमारी देवी, ठीक है। ये जो है दोस्तों प्रथम महिला शासिका बोल सकते हैं इसको, है ना। प्रथम महिला शासिका ये हुई थी 1921 से 1936 के आसपास, ठीक है। 1921 से लेके 1936। तो ये भी दोस्तों अल्प काल में ही रानी बनी थी। इनका जो उम्र था रानी बनी तो 12 वर्ष, ठीक है। राजा जो थे रुद्र प्रताप, उनका जो है कोई पुत्र नहीं था। तो जनता के कहने पर प्रफुल्ला कुमारी देवी को 12 वर्ष की उम्र में रानी बना देते हैं, ठीक है। तो ये बस्तर की या फिर छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों इनका जो विवाह होता है वो होता है प्रफुल्ल प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव से। तो अब देखिए यहां से काकती वंश खत्म हो गया, यहां से भंज वंश चालू हो गया। लेकिन फिर भी जो है इनके बाद जो राजा आते हैं वो लोग अपने आप को काकती ही बोलते हैं। तो हम लोग इसको काकती ही पढ़ेंगे, भले ही ये भंज राजा आ गए लेकिन इनको काकती ही पढ़ेंगे। तो इनके टाइम पर दोस्तों हुआ क्या था, 1930 के आसपास जो है ब्रिटिश सरकार जो है बस्तर को निजामी स्थान बनाना चाहती थी। लेकिन प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव है उनका बहुत विरोध करते हैं। तो इनको जो है इनका जो है बस्तर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो ये जो है कई सालों तक बस्तर प्रवेश ही नहीं कर पाते। 1930 में ब्रिटिश द्वारा बस्तर को निजामी स्थान बनाने का सपना खत्म कर दिया। तो ये है दोस्तों प्रफुल्ला कुमारी देवी का जो है, इतने टॉपिक याद रखने हैं इसमें। तो इसमें एक और टॉपिक लास्ट याद रखना कि इनका जो है मृत्यु हुआ था 1936 में लंदन में। और इसका कारण क्या था? अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स के कारण इनकी जो मृत्यु लंदन में हो गई थी ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। और इनका जो है इनकी जो जानकारी मिलती है एक अखबार से, ठीक है। अखबार का नाम है द इंडियन वुमेन हुड, ठीक है, द इंडियन वुमेन हुड। तो इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद जो अंतिम राजा है उनका नाम उनको पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रवीर चंद्र भंजदेव 1936 से 1966। ये जो है दोस्तों अंतिम राजा था, ठीक है। तो इनका जो है कार्यकाल 1936 से प्रारंभ हुआ। इनकी माता जो है प्रफुल्ला कुमारी देवी की मृत्यु के बाद, है ना। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ हमको याद नहीं रखना है। जब बस्तर का विलय हुआ भारत में, है ना, 1947 में, तो इन्होंने ही हस्ताक्षर किया था विलय पत्रिका पे, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं 1947 में
विलय पत्रिका में हस्ताक्षर। ठीक। और इनके नाम से जो है खेल के क्षेत्र में राज्य अलंकरण दिया जाता है। ठीक है, तीरंदाजी के क्षेत्र में, तीरंदाजी के क्षेत्र में अलंकरण पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद इनकी जो है मृत्यु दोस्तों हुई थी 1966 में पुलिस की गोली द्वारा, पुलिस की गोली से मृत्यु 1966 में दोस्तों इनकी जो मृत्यु हो गई पुलिस की गोली द्वारा। तो दोस्तों आज का जो है काकतीय वंश का जो है हमारा पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए। मैं इसको पूरे मतलब जितना मेरे को याद था उसको मैं पूरा आप लोग को बता दिया हूँ, है ना। जितना मैं पढ़ा हुआ हूँ, जितना जहां से भी मेरे को नॉलेज मिला है, जहां से लिया हूँ, उतना मैं आपको बता दिया हूँ। इससे ज्यादा इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों। और आपको एक कहानी के थ्रू ये याद रहेगा, जितना भी कहानी आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा उससे ज्यादा ही मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो विद्रोह पढ़े हैं उसको डिटेल से इसको मैं आपको विद्रोह को पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।